नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल द एक्सीलेंस क्लासेज में। जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि मैं बीपीएससी का बैच लॉन्च करने वाला हूं, वो भी एकदम मुफ्त, और वो बैच मैंने लॉन्च कर भी दिया है। उस बैच में मैंने आपको क्लास प्रोवाइड करा दी रीजनिंग की, यानी कि रीजनिंग की फैकल्टी, यानी कि मैं जो आपके सामने मैं खुद हूं, अपने आप को रीजनिंग की फैकल्टी के रूप में इंट्रोड्यूस कर चुका हूं। मैंने आपसे बताया, वादा किया था कि मैं ऐसे ही आपको अपनी सभी फैकल्टियों से धीरे धीरे इंट्रोड्यूस करता रहूंगा। इसी क्रम में मैंने आज आपको अपनी हिंदी की फैकल्टी से इंट्रोड्यूस कराया, और जितना प्यार आपने दिया है उसी को ध्यान में रखते हुए अब मैं आपको बहुत ही जल्द इसी वीडियो के माध्यम से अपनी मैथ की फैकल्टी मिस्टर सनी चौधरी सर से इंट्रोड्यूस कराने वाला हूं। तो मिस्टर सनी चौधरी सर से मैं आपको इंट्रोड्यूस कराने से पहले मैं आपसे एक निवेदन करना चाहूंगा, एक छोटी सी बात करना चाहूंगा, छोटी सी चर्चा करना चाहूंगा। ज्यादा समय मैं आपका नहीं खाने वाला, छोटा सा पेट है मेरा। बस मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आप एक प्यारा रेस्पॉन्स दे रहे हैं, आप वीडियो को वॉच कर रहे हैं, वीडियो को देख रहे हैं, तो एक छोटा सा लाइक कर दिया करो। कुछ माइक्रो सेकंड का समय लगेगा। एक छोटा सा लाइक, छोटा सा कमेंट, एक हल्का सा सब्सक्राइब और ज्यादा सा शेयर कर दिया करो, जिससे मुझे भी आपको पढ़ाने में ऐसे ही मजा आता रहे। ये मेरा एनर्जी बूस्टर होगा, जहां से मुझे एनर्जी मिलने वाली है आपको पढ़ाने के लिए। ये बैच एकदम फ्री होगा, फ्री में ही स्टार्ट होगा और फ्री तक ही एंड होगा। यानी कि हम आपको इस बैच के माध्यम से कंप्लीट बीपीएससी का सिलेबस देने वाले हैं। यहाँ आपको हम क्लासेज भी देंगे और प्रैक्टिस सीरीज यानी कि टेस्ट सीरीज भी देंगे। क्लास के साथ टेस्ट सीरीज भी हम आपको प्रोवाइड कराने वाले हैं, यानी कि टिल सिलेक्शन बैच होगा। ये सिलेक्शन तक जाने वाला बैच होगा, जहां हम आपके सिलेक्शन को छोड़ने वाले नहीं है। सिलेक्शन जिद है हमारी, और जिद हमारी है तो उम्मीद है जिद आपकी भी होगी। ज्यादा समय ना खाते हुए मैं आपको अपने मैथ की फैकल्टी से इंट्रोड्यूस कराता हूं। तो सर आ जाइए, और आगे की बातें आपके साथ सर करेंगे मैथ में। थैंक यू। नमस्कार प्यारे बच्चों, और सब कैसे हैं? उम्मीद कर रहा हूँ अच्छे होंगे। और आप सब लोगों की तैयारी के लिए हमने ये बैच शुरू किया है, आचार्य बैच। तो इसमें ज़्यादा समय न लेते हुए सीधे मैं अपने बात पे आता हूँ, अपने सब्जेक्ट पे आता हूँ। तो जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि बच्चा जब बोलना सीखता है तो पहले एक दो शब्द बोलता है, फिर छोटे वाक्य बोलता है, फिर बड़े बड़े धीरे 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 भाषा में प्रवीण होता चला जाता है। वैसे ही हम आज है क्या गणित, गणित क्या है, मैथ्स क्या है, यह अंकों का विज्ञान है। किसका विज्ञान है? अंकों का विज्ञान है। और अंकों के विज्ञान में सबसे पहले हमें क्या सीखने होंगे? हमें अंक सीखने होंगे कि अंक होते क्या है। आइए हम देखते हैं। अंक होते हैं हमारे, पहला अंक 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। इन्हें हम 0 से लेकर के अंक कहते हैं। अंक के बाद क्या आता है? जैसे इसे हम 10 करेंगे तो क्या बनेगी? एक द्विअंकीय संख्या। तो अंक हम किसे कहेंगे? कहीं तक कहा जाता है कि अंक अनंत तक होते हैं, इनफाइनाइट तक होते हैं। नहीं, अंक 0 से 9 तक होते हैं। उससे आगे अनंत होती हैं आपकी संख्याएं। सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करना संभव नहीं है, अनंत होती है। सबसे छोटी संख्या ज्ञात करना संभव नहीं है, क्योंकि वह भी अनंत होती है। अंक ज्ञात करना संभव है। आपके अंकों का संख्या होती है 10, 0 से लेकर के 9 तक। क्लियर हुआ यहां तक? अब आता है एक नंबर, अंक आते हैं जो, सॉरी नंबर नहीं, अंक। अंक क्या होते हैं? नेगेटिव और पॉजिटिव अंक होते हैं क्या? नहीं, यह भी संख्याएं होती हैं। क्लियर हुआ यहां तक? अब आगे संख्याओं की बात करते हैं। ये आपने अंक समझ लिए 0 से 9 तक। आपको नंबर सिस्टम में सबसे पहले पूछा जाता है, आप लोगों ने देखा होगा, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। तो क्या वो अंक पूछ रहा है? नहीं, बिल्कुल नहीं, वो संख्या पूछता है। क्या पूछता है? संख्याएं पूछता है। अब आगे की बात करेंगे संख्या। इसमें इन संख्याओं में एक चीज आपने और देखी होगी, पूर्ण संख्याएं और प्राकृत संख्याएं।
कृत संख्या। और दूसरी क्या बताई? पूर्ण संख्या। प्राकृत संख्या 1 2 3 4 धीरे 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 इनफाइनाइट। पूर्ण संख्या आप सब लोगों ने सुना होगा, जीरो का आविष्कार किसने किया, ऐसे कहीं प्रश्न आते होंगे, जीरो का आविष्कार। तो इसका तात्पर्य कभी सुना है आपने एक का आविष्कार कब हुआ, दो का आविष्कार कब हुआ? एक दो अनंत अनादिकाल से थे। किसका आविष्कार हुआ? जीरो का। जीरो की खोज किसने दी? कहा जाता है जीरो दिया भारत ने, कभी कहा जाता है कि एक दिया भारत ने, दो दिया। तो जीरो की खोज बाद में हुई। तो जीरो की खोज होने से पहले ये संख्याएं कैसी थी? अपूर्ण थी। जीरो की खोज हो गई तो ये संख्याएं पूर्ण हो गई। तो हमारी पूर्ण संख्याओं में आती है 0 1 2 3 4 5 6 धीरे धीरे कहां तक? इन्फिनिटिव तक, इनफाइनाइट तक अथवा अनंत तक। ये चीजें क्लियर हुई। अब आपकी पूर्ण और प्राकृत संख्या क्लियर हुई। आगे की बात करते हैं धनात्मक संख्याएं और ऋणात्मक संख्याएं। कैसी संख्याएं? धनात्मक और ऋणात्मक संख्याएं। जब हमने सेंटर पॉइंट जीरो को मान लिया अंकों में, संख्याओं में, तो जीरो से जो बाद में बड़ी संख्याएं होंगी वो धनात्मक संख्याएं होंगी, और जो छोटी संख्याएं होंगी जीरो से वह ऋणात्मक संख्याएं होंगी। अब इसे कहते हैं आप ये है आपकी अंग्रेजी में नंबर लाइन, या हिंदी में कहेंगे संख्या रेखा। संख्या रेखा। छोटी छोटी चीजें हैं, इन्हें समझते चलिए। आगे मैथ सॉल्व करने में, क्वेश्चन सॉल्व करने में हमें ये चीजें बहुत काम आने वाली हैं। सारा मैथ इन्हीं चीजों पर टिका हुआ है। मैथ में है क्या? जीरो से लेकर 9 अंक, इसके अलावा कोई अंक मिलेगा आपको? पूरे कहीं तक चले जाइए, कोई सा भी एग्जाम दे लीजिए, आपको अंक गणित में जीरो से लेकर 9 तक के अंक मिलेंगे, और जोड़, घटाव, गुणा, भाग, 4 गणितीय क्रियाएं मिलेंगी। इन 4 के अलावा आपको कुछ नहीं मिलेगा। अब आप टीचर बनने जा रहे हैं, ये सारी चीजें जानते हैं, फिर भी मैं थोड़ी थोड़ी आपको रिवाइज करा देता हूं। ये नंबर सिस्टम का ये है जीरो। अब जो जीरो से बड़ी संख्याएं होंगी, 1 2 3 4 5 6, ऐसे ऐसे कहां तक जाएंगी? ये आपकी अनंत तक चली जाएंगी। ऐसे ही जीरो से कम चलेंगे तो हम कैसी संख्याएं होंगी? -1 -2 -3 -4 -5 -6, ऐसे करते 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 कहां तक? अनंत तक। इसीलिए मैंने आपसे पहले कहा था, न तो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करना संभव है, न सबसे छोटी संख्या ज्ञात करना संभव है। ये संख्याएं कहां तक चलेंगी? अनंत तक चलती चली जाएंगी। ठीक है। अब जैसे जैसे हमें जरूरत हुई, जैसे जैसे हमारे सामने समस्या आई, तो हमारे गणितज्ञों ने रिसर्च कर करके संख्याओं का कुछ वर्गीकरण किया, जैसे कि पूर्ण, प्राकृत, अभी मैंने बताई थी। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा, अगर चाहें तो आप नोट कर लें। नोट कर लिया होगा। नेक्स्ट समझाऊंगा आपको सम संख्याएं, और दूसरी है आपकी विषम संख्या। पहली आपकी हो गई सम संख्या, दूसरी आपकी हो गई विषम संख्या। आप सब लोग भी जानते होंगे, लेकिन रिवाइज करते चलते हैं। जब शुरुआत से पढ़ ही रहे हैं तो रिवाइज करते चलते हैं। तो सम संख्या वो संख्याएं जिनमें दो का भाग चला जाए। ठीक।
या जो संख्याएं 2 से विभाजित हो जाएं, डिवाइड बाई 2, वो सारी संख्याएं आपकी सम संख्याएं होंगी। अब आती है विषम संख्याएं। तो जिन संख्याओं में अथवा जिनमें 2 का भाग न जाए, यानी जो 2 से डिविजिबल नहीं हो, 2 से विभाजित नहीं हो, वो संख्याएं कहलाएंगी आपकी विषम संख्याएं। कैसी संख्याएं कहलाएंगी? विषम संख्या। आप चाहें तो नोट करते जाएं। अब यहां पर भाग विभाजित जैसे शब्दों का प्रयोग हुआ है, तो इनके साथ हम एक और 2 संख्याएं और डिस्कस कर लेते हैं। वो संख्याएं हैं आपकी भाज्य संख्याएं। और जब भाज्य है तो इसके विपरीत भी एक संख्या होगी, अभाज्य संख्या। भाज्य संख्या कौन सी होगी, अभाज्य संख्या कौन सी होगी, ये आपको बताते हैं। सबसे पहले हम अभाज्य की बात करते हैं। अभाज्य संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जिसमें अपने अलावा और एक के अलावा कौन सी 2 संख्याएं, स्वयं वह खुद संख्या और एक, इनके अलावा अन्य किसी संख्या का भाग न जाए, वह संख्या आपकी अभाज्य संख्या कहलाती है, प्राइम नंबर कहलाती है। क्योंकि एक में तो सबका भाग चला जाएगा और कोई संख्या है खुद से तो एक बार विभाजित हो ही जाएगी। तो इन 2 संख्याओं की कंडीशन के अलावा जो संख्या अन्य किसी संख्या से विभाजित नहीं हो, वह अभाज्य संख्या कहलाती है। कौन सी संख्या अभाज्य कहलाएगी? जो एक तथा स्वयं के अतिरिक्त अन्य किसी संख्या से विभाजित न हो। किससे विभाजित न हो? जो एक तथा स्वयं के अतिरिक्त। अब अभाज्य संख्या, ये मैंने अभाज्य संख्या के आगे लिख दिया, भाज्य संख्या के आगे अभाज्य की डेफिनेशन लिख दिया, इसे सुधार देते हैं। अभाज्य संख्या जो एक तथा स्वयं के अतिरिक्त अन्य किसी संख्या से विभाजित न हो। अब ये हो गई अभाज्य। अब भाज्य कैसी? इसकी सेम उल्टी, जो अपने और स्वयं के अलावा अन्य किसी संख्या से भी विभाजित हो रही हो, वह संख्या भाज्य संख्या कहलाएगी। चाहे भले ही इन 2 के अलावा एक संख्या से डिविजिबल हो, लेकिन अगर किसी स्वयं और एक के अलावा अगर तीसरी संख्या से विभाजित है, तो वह आपकी संख्या भाज्य संख्या कहलाएगी। ये बात आप लिख सकते हैं। 4 संख्याएं समझ आई, सम, विषम, अभाज्य, भाज्य। इनके साथ हम एक प्रश्न उठता है कि 2 अभाज्य संख्याएं अथवा भाज्य संख्याएं, अथवा एक प्रश्न ये उठता है वह कौन सी संख्या है जो अभाज्य है और सम है। भाई सम संख्या 2 को छोड़ के सारी संख्या तो डिविजिबल होंगी, 2 को छोड़ के सारी संख्याएं 2 से तो डिविजिबल होंगी, क्योंकि तभी तो वो सम कहलाएंगी। सम संख्या की परिभाषा, इवन संख्या की डेफिनेशन क्या है? भाई इवन नंबर कौन सा होता है? जो 2 से विभाजित हो जाए। अब कोई ऐसी संख्या जो सम हो, सम है तो 2 से डिविजिबल होगी। जब संख्या सम है तो 2 से विभाजित होगी, 2 से भाज्य होगी, तो फिर वह संख्या अभाज्य नहीं होगी। लेकिन 2 एकमात्र ऐसी संख्या है जो अभाज्य भी है और सम भी है। ऐसा क्यों है? क्योंकि यह देखो 2 से विभाजित सम संख्या की परिभाषा क्या है? जो 2 से विभाजित हो जाए। अब भाई 2 संख्या है, 2/2 करेंगे बराबर 1। क्लियर हुआ? तो सम संख्या है। लेकिन भाज्य है क्या? क्योंकि 2 किस किस से डिवाइड हो सकती है? या तो 2 से या 1 से। जो स्वयं से और एक से विभाजित,
इन दोनों संख्याओं के अतिरिक्त अन्य किसी संख्याओं से विभाजित नहीं होती, वह प्राइम नंबर कहलाती है, अभाज्य संख्या कहलाती है। दो जो हमारा अंक है, जो संख्या है हमारी दो, वह किस किस को, दोनों अभाज्य संख्या तथा सम संख्या, दोनों की परिभाषा को सेटिस्फाई कर रही है, दोनों की परिभाषाओं का पूर्ण खरा उतर रही है। तो दो कैसी संख्या होगी, सम भी होगी, अभाज्य भी होगी। क्लियर हुआ? कोई डाउट यहां तक? चलो अब आगे चलते हैं। ये दो तीन चीजें नोट कर लो, आपको 1 मिनट का समय। अब अभाज्य पर संख्या, भाज्य संख्याएं पढ़ ली। भाज्य संख्या जो एक और स्वयं के अलावा अन्य किसी से विभाजित हो जाए, अभाज्य संख्या वो जो अपने और एक के अलावा अन्य किसी से विभाजित न हो, वो अभाज्य। अब अभाज्य में भी कुछ कैटेगरी है, कौन कौन सी? जुड़वा अभाज्य, या एक और कैटेगरी है सह अभाज्य। ये कैटेगरी है इनकी। जुड़वा अभाज्य कौन सी होती है? जिन अभाज्य संख्याओं में दो का अंतर हो, वह संख्याएं जुड़वा अभाज्य होती है। जिन संख्याओं में दो का अंतर होता है और अभाज्य होती है, वह संख्या आपकी जुड़वा अभाज्य कहलाती है। जैसे उदाहरण के लिए 3 और 5, ये जुड़वा अभाज्य। 5 और 7, ये जुड़वा अभाज्य है। 7 और 9 क्या अभाज्य है? जुड़वा अभाज्य तो तब होंगी, अभाज्य नहीं है भाई। 7 तो अभाज्य है, लेकिन 9 अभाज्य नहीं है। 9 प्राइम नंबर नहीं है, विषम जरूर है लेकिन प्राइम नहीं है। क्यों? कि 9 डिवाइडेड बाई 3 है, 3 से विभाजित हो जाता है। अब आगे चले, कौन सी हो जाएंगी? 11, 13, दो का अंतर है सब में और अभाज्य भी है। 13, 15 होंगी? नहीं होंगी, क्योंकि 15 प्राइम नंबर या अभाज्य संख्या नहीं। आगे 17, 19, अब 21, 23 संभव नहीं है। ऐसे करके ये सारी संख्याएं जो अभाज्य हो और जिनमें दो का अंतर हो, वह सारी संख्याएं आपकी जुड़वा अभाज्य कहलाती है। नेक्स्ट लिखा है हमने असह अभाज्य या सह अभाज्य। ये संख्या वो संख्याएं होती हैं जिनका HCF 1 है। जैसे उदाहरण के लिए ले लेते हैं 3 और 4। 3 और 4 ये दो संख्याएं ले ली हमने। 4 वैसे तो भाज्य है, लेकिन इसे सह अभाज्य या असह अभाज्य कह सकते हैं, क्योंकि इनमें क्या है? दोनों का HCF 1 है। HCF यानी महत्तम समापवर्तक। जिन संख्याओं का 1 होगा वो सभी संख्याएं कैसी होंगी? इस बात को आपको लिख के समझाना कि जिन संख्याओं का 1 हो, जिन संख्याओं का HCF 1 हो, वह संख्याएं असहभाज्य अथवा सह अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं।
और जुड़वा अभाज्य संख्या, इसे भी लिख देते हैं, इसकी भी डेफिनेशन लिख लेते हैं। जिन अभाज्य संख्याओं में जिन अभाज्य संख्याओं में 2 का अंतर हो, वह जुड़वा अभाज्य संख्या होती है। ये दोनों चीजें आप नोट कर लीजिए और अपने दिमाग में बैठा लीजिए। दोनों की डेफिनेशन और उदाहरण मैंने लिख दिए हैं। जिन संख्याओं का एचसीएफ 1 हो वह सहभाज्य अथवा असहभाज्य कहलाती है, और जिन अभाज्य संख्याओं में 2 का अंतर हो वह संख्या आपकी जुड़वा अभाज्य संख्या कहलाती है। नोट कर लें इसे। आगे चलते हैं। आगे होती है एक, अभी तक आपने प्राकृतिक और पूर्ण संख्याएं देखी थी, अब देखिए एक संपूर्ण संख्या। कैसी संख्या? संपूर्ण संख्या। क्लियर? संपूर्ण संख्या की परिभाषा हम आपको बता देते हैं, डेफिनेशन बता देते हैं। संपूर्ण संख्या की परिभाषा होती है, जिन संख्याओं के सभी अपवर्तकों का योग अथवा जोड़ उस संख्या से दुगना हो, वह संख्या संपूर्ण संख्या कहलाती है। डेफिनेशन हो गई। अब इसका उदाहरण भी हम समझेंगे। जिन संख्याओं के सभी अपवर्तकों का, अपवर्तक गुणनखंडों का, सभी गुणनखंडों का योग अगर संख्या से दुगुना है तो संख्या क्या हो जाएगी? संपूर्ण संख्या कहलाएगी। 1 से 100 तक 2 ही संपूर्ण संख्या है। संपूर्ण संख्या है कौन सी? एक है 6 और दूसरी है 28। अब देखो, एक के गुणनखंड करो। 6 एकम 6, 1, 3 दूनी 6, 2। आगे ऐसे नहीं समझ आ रहा तो ऐसे कर सकते हैं हम गुणनखंड। 1 गुणा 6, 2 गुणा 3, 3 गुणा 2 और 6 गुणा 1। हो गए एक साइड के अपवर्तक। इनको जोड़ेंगे तो गुणनखंड क्या होंगे इसके?
6 प्लस 1 सॉरी 6 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1 बराबर कितना आता है? 6 और 3 9 और 2 11 और 1 12। संख्या के सभी गुणनखंडों का योग संख्या से 2 गुना है, तो यह आपकी संपूर्ण संख्या होगी। दूसरी संख्या 28 मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं, इसको आप जोड़ करके देख। यहां तक बात क्लियर हुई? अब हम बात करेंगे आगे की रामानुजन संख्या। यह संख्या कौन सी है? एक्चुअली रामानुजन भारत के महान गणितज्ञ थे और कोई 35-36 साल की उम्र में उनका निधन हो गया। अगर वो शायद लंबे समय तक जिंदा रहते तो हमें और भी गणित के बारे में काफ़ी सारी चीज़ें मिलती। उन्होंने एक रिसर्च किया था कि किसी संख्या को कैसे कैसे कितने तरीकों से लिखा जा सकता है। ये रिसर्च किया था, तो उनमें से एक संख्या है, उन्हें सम्मान देने के लिए उस संख्या को रामानुजन संख्या का नाम दे दिया गया और वह संख्या है आपकी 1729। इस संख्या को उन्होंने बताया था कि हम इस संख्या को दो संख्याओं के क्यूब के रूप में, दो संख्याओं के घन के रूप में लिख सकते हैं। पहला बताया इन्होंने कि 10 का क्यूब और 9 का क्यूब। इसके दो संख्याओं के क्यूब के, दो संख्याओं के घनों के योग के रूप में लिखा जा सकता है। 10 का क्यूब कितना होता है? 1000। 9 का क्यूब, 9 का स्क्वायर 81, 81 729, ये 9 का क्यूब है। इस दोनों को हम प्लस करेंगे, क्या आता है? 1729। ये रामानुजन की खोज थी। खोज उन्होंने बहुत सारी की, लेकिन एक यूनिक थी, तो इसको हमने उनको सम्मान देने के लिए गणितज्ञों ने रामानुजन संख्या का नाम दे दिया। नोट करें फटाफट आप। आपने नोट कर लिया? देखो, अब देखते हैं एक नई संख्या है, परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्या की हमने डेफिनेशन पढ़ी होगी, जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सके। ये इसकी परिभाषा होती है, जिस संख्या को P/Q के रूप में लिखा जा सके। आज हम इसमें कुछ चीजें ऐड करेंगे और जिससे एकदम हमारे परिमेय संख्या का कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा कि परिमेय संख्या कौन सी होती है, कौन सी नहीं होती है। सबसे पहला कंडीशन है परिमेय संख्या की P/Q के रूप में होनी चाहिए। दूसरी कंडीशन है संख्या P और Q, P एंड Q क्या होने चाहिए? पूर्णांक होने चाहिए। और तीसरी कंडीशन है Q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। या मैं इसको साइन न बना करके क्लियर लिख देता हूं, Q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। ये तीन कंडीशन अगर फुलफिल हो रही हैं तो संख्या परिमेय संख्या है। जैसे कि 1/2, 5/7, 8/3, ये सभी परिमेय संख्याएं हैं। 0 पूर्ण संख्याओं में आती है, अभी आप लोगों ने पढ़ा, तो 0 पूर्णांक है तो 0 भी परिमेय संख्या होगी। अक्सर एग्जाम में कंफ्यूज करने के लिए
आपके लिए एक सवाल डाल दिया जाता है, जीरो पी बटे क्यू के रूप में अगर परिमेय संख्या होती है तो जीरो परिमेय है या अपरिमेय है? आप इसे याद कर लें, रट लें, समझ लें, जीरो परिमेय संख्या होती है। लेकिन Q बराबर जीरो क्यों नहीं होनी चाहिए? अगर हम इस बात पर बात करें तो आप एक चीज देखिए कि आपने एक परिमेय संख्या लिखी, मान लेते हैं 5/7 की जगह हमने क्या लिख दिया, 5/0। जीरो से अगर किसी संख्या में भाग दिया जाता है तो क्या हमें उत्तर प्राप्त होता है? जीरो की अपनी कोई वैल्यू नहीं है, कितना उत्तर प्राप्त होगा? जब कोई वैल्यू नहीं से भाग दिया जा रहा है तो उत्तर कहां तक जाएगा? अनंत तक। भाई जीरो की कुछ वैल्यू होगी, जीरो की कुछ वैल्यू होगी तो वहां जाके भाग रुकेगा, लेकिन जब जीरो की कुछ वैल्यू नहीं है तो भाग कहां रुकेगा? कोई वैल्यू नहीं तो भाग भी कहीं नहीं रुकेगा, अनंत तक चलता चला जाएगा। तो इसीलिए कहा गया है कि Q बराबर जीरो नहीं होनी चाहिए। यह हुआ परिमेय संख्या का। अब कुछ उदाहरण देख लें, ये सारे संख्याएं हैं। अब ये संख्या आपकी हम देखते हैं तो ये परिमेय है, ये परिमेय, ये परिमेय, जीरो परिमेय, 5 परिमेय, क्यों 5/1 लिखा जा सकता है, 10/1 लिखा जा सकता है। ऐसी संख्या भी परिमेय संख्याएं होती है। लेकिन √5 परिमेय होगी, √3, √7, क्या ये संख्या परिमेय होंगी? √8 नहीं होंगी, क्योंकि इनका जब रूट हटाएंगे ये संख्याएं खुद पूर्णांक नहीं रहेंगी। लेकिन यही हम बात करते हैं √4 की, √9 की, √16 की, क्या ये परिमेय होंगी? बिल्कुल होंगी। क्यों होंगी? कि जब इन्हें सॉल्व करेंगे, इनका रूट हटाएंगे तो क्या प्राप्त होगा हमें? 4 का 2 प्राप्त हो जाएगा पूर्णांक, 9 का 3 पूर्णांक, 16 का 4 पूर्णांक। जब हमें सॉल्व करने के बाद पूर्णांक प्राप्त हो रहा है और वो क्या कह रहा है? P/Q पूर्णांक होने चाहिए, 2/1, 3/1, 4/1। अगर किसी संख्या के अपॉन 1 रख देते हैं तो संख्या की वैल्यू पर कोई प्रभाव पड़ता है? कोई प्रभाव नहीं पड़ता, सारी संख्याएं परिमेय संख्याएं हो गई। तो हमें ध्यान रखना है कि अगर हमारे सामने एक रूट लगी हुई संख्या आती है और पूछा जाता है ये परिमेय है या नहीं है, हमें क्या करना है? हमें उसका रूट वैल्यू ज्ञात करनी है। अगर रूट वैल्यू पूर्णांक में आ रही है तो संख्या परिमेय है, रूट वैल्यू पूर्णांक में नहीं आ रही है तो वह संख्या परिमेय संख्या नहीं है। आप ये दोनों तीनों चीजें लिख लें। उम्मीद कर रहा हूं लिख लिया होंगे आपने। नई बात की तरफ चलते हैं। अब आते हैं हमारे स्थानीय मान, जातीय मान। अब स्थानीय मान, जातीय मान इत्यादि निकालने के लिए सबसे पहले आपको अंक पद्धति ज्ञात होनी चाहिए कि भाई हमने 1 2 3 4 7 8 9 लिख लिया, फिर उससे आगे क्या आएगा? 2 अंक की संख्या आएंगी, उन्हें क्या कहेंगे? फिर 3 अंक की आएंगी, उन्हें क्या कहेंगे? फिर 4 अंक की आएंगी, उन्हें क्या कहेंगे? ऐसे 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 अंकों की आती संख्याएं चली जाएंगी। तो हमने देखा होगा पहले इकाई, दहाई, फिर सैकड़ा, फिर हजार, फिर 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, लाख, अरब, 10 अरब, ऐसे करके चलता चला जाता है। इन सब चीजों में आपने बात देखी, जब आप समाचार सुनते हैं तो भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी घोषणा करते हैं हम 10 लाख करोड़ की सहायता देंगे, हम 5,000 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास करेंगे, और जब बाइडेन बोलता है तो वी गेव 5 बिलियन एड टू यूक्रेन वॉर। तो ये बिलियन और करोड़ में क्या अंतर है? ये सारी चीजें देखनी होंगी हमें। तेल के प्राइस सुने हमने, पेट्रोल के 100 रुपए लीटर, और वहां से इतने डॉलर पर बैरल। तो अंतरराष्ट्रीय नाप अलग है और भारतीय माप अलग है। लेकिन जब इंटरनेशनल व्यापार होता है तो वह अंतरराष्ट्रीय पद्धति में ही होता है। समझ आ गई इतनी बात? तो भारतीय पद्धति और अंतरराष्ट्रीय पद्धति समझाते हैं हम आपको कि ये अंक पद्धति है क्या। भारतीय अंक पद्धति
और दूसरी है अंतरराष्ट्रीय अंक पद्धति। भारतीय अंक में सबसे पहले क्या होता है? इकाई। दूसरे पर आती है, ये 2 लाइनों में नहीं आ पाएगा नीचे तक, इसलिए यहां से लिखते हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, लाख, सॉरी हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 10 लाख से ऊपर करोड़, फिर 10 करोड़, फिर अरब, फिर 10 अरब, आगे खरब, 10 खरब, नील, 10 नील, शंख, पदम, महापदम, ऐसे करके संख्याएं चलती जाएंगी। हमारा काम अरब से पहले पहले हो जाएगा, अरब तक छोड़ देते हैं। ठीक है, अगर पूरी चाहिए तो भाई कमेंट में बता देना, नेक्स्ट वीडियो में हम पूरी डाल देंगे। अब अंतरराष्ट्रीय पद्धति लेते हैं। क्या होता है? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, दस हजार, ठीक है। अब कहोगे आप ये तो सेम ही चल रहा है, अब ट्विस्ट आएगा यहां से। 10,000 के बाद 100,000, इसके बाद मिलियन, इसके बाद सेम रिपीटेशन 10 मिलियन, इसके बाद 100 मिलियन, इसके बाद बिलियन, इसके बाद 10 बिलियन, इसके बाद 100 बिलियन, इसके बाद क्वाड्रिलियन, क्विंटिलियन, आगे 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 चलता चला जाएगा। अब आपने एक तो देखा कि 1000 तक तो सेम है, 1000 के बाद एक तो भाषा का अंतर आ रहा है। हम लाख करोड़ में चल रहे हैं, ये मिलियन और बिलियन में चल रहे हैं। लेकिन इसके साथ आपने एक अंतर और देखा। क्या देखा? आप लोगों ने ध्यान दिया नहीं दिया, लेकिन देखो 1000 के बाद 10,000, लाख, यानी यहां 10, ये सब क्या है? इकाई इंटू 10 करेंगे, दहाई आएगी, इंटू 10 सैकड़ा, इंटू 10 हजार, इंटू 10 10,000, इंटू 10 लाख। भाई 10,000 इंटू 10 करेंगे, क्या आएगा? लाख आ जाएगा। तो यह 100 पे जाके चेंज हो रही है। जैसे 1000 लिखा फिर 10,000 लिखा, लेकिन जहां हमने 100,000 लिखा वहां लिखना क्या लिखा? 100,000 की जगह पर लाख, फिर लिखा 10 लाख, फिर 100 लाख की जगह पर क्या लिखा? करोड़। हमारे यहां हमारी भारतीय पद्धति में, भारतीय अंक पद्धति में 100 पे जाके चेंज हो जा रहा है। ऐसे ही आपने इधर देखा, इकाई इंटू 10 दहाई हो जाती है, दहाई इंटू 10 सैकड़ा, और सैकड़ा इंटू 10 हो जाता है हजार, हजार इंटू 10 हो जाता है 10,000, 10,000 इंटू 10 हो जाता है 100,000, जिसको हमने लाख में लिख लिया था। लेकिन ये 100 पे जाके चेंज नहीं कर रहे, ये कर रहे हैं 1000 पे जाके चेंज।
100,000 लिख रहे हैं। 100,000 किसको? 1 लाख को। हम भी तो 1 लाख लिखते हैं, लाख क्या होता है? 100,000 ही तो होता है हमारा। तो क्या है? 100,000। 100,000 के बाद इंटू 10 करके लिखते हैं ये, यानी 1,000 हजार को लिखते हैं ये मिलियन। मिलियन के बाद 10 मिलियन, 10 मिलियन के बाद 100 मिलियन, और 100 मिलियन जब जैसे ही वो 100 मिलियन इंटू 10 करके 1,000 मिलियन बनेंगे तो 1,000 मिलियन को कहते हैं यह बिलियन। फिर आगे 10 बिलियन, 100 बिलियन, क्वाड्रिलियन। समझ गए? तो अब हमने इसमें और इस पद्धति में क्या अंतर देखा कि हम 100 गुने पे डिजिट चेंज कर रहे हैं, 100 गुने पे बोलने का शब्द चेंज कर रहे हैं, और ये 1000 गुने पे जाके चेंज करते हैं। इतनी बात समझ आई? यहां तक क्लियर हुआ भारतीय अंक पद्धति और अंतरराष्ट्रीय अंक पद्धति। आज आप इस वीडियो को देखें, अपने जो कमेंट करें, लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, और जो भी आपको एक्स्ट्रा पूछना हो वो हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।